हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नर जनन तंत्र। हमने हमारा जो मादा जनन तंत्र था उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि जो हमारा नर जनन तंत्र होता है आखिर ये होता क्या है। बात करें कि जो नर जनन तंत्र ये होता क्या है, तो जैसे हमने मादा में देखा था ना कि जो मादा का जनन तंत्र था वह किन किन भागों से मिलकर बना होता है, वैसे ही जो हमारा नर जनन तंत्र होता है ये बहुत से भागों से मिलकर बना होता है। आपने देखा था कि जो हमारा मादा जनन तंत्र था वहाँ पर हमारे अंडाणु का बेसिकली निर्माण हुआ था और अंडाणु से बच्चे का निर्माण हुआ था। वैसे ही जो हमारा नर जनन तंत्र होता है ना, नर जनन तंत्र में क्या होता है, तो हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है। अब जितना अंडाणु इंपॉर्टेंट होता है एक मतलब नवजात शिशु के निर्माण में, उतना ही हमारा शुक्राणु भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है तो आप जानते हो या फिर आप जानोगे कि जो हमारा मतलब जो नवजात शिशु होता है ना, उसका जो निर्माण होता है वह निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया होती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि वह जो नवजात शिशु होता है, ये लड़का है या लड़की, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है हमारे शुक्राणु पर ही निर्भर करती है। शुक्राणु ही निर्धारित करता है कि जो बच्चे का लिंग है ये क्या होगा। तो आज हम वही देखेंगे कि जो हमारा शुक्राणु होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और ये शरीर से बाहर कैसे निकलता है, बस इतना ही देखेंगे। और जो संयोग की प्रक्रिया होती है उसे तो हम बाद में देखेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें जो हमारा पहला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं वृषण। ठीक, आप कह लीजिए कि जो हमारा नर जनन तंत्र होता है ना, नर जनन तंत्र का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, हमारा वृषण। इसे हम क्या कहते हैं, हमारा वृषण। ठीक, अब इससे ये क्या होता है, हमारा वृषण। वृषण में फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा कि ये क्या होता है, हमारा जो नर जनन तंत्र जो नर का हार्मोन्स होता है ना, अर्थात टेस्टोस्टेरोन, इसका निर्माण करता है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा कि जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है ना, ये हमारे वृषण के द्वारा होता है। सेकेंड देखिए, ये जो हमारा ना यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ना इसे हम क्या कहते हैं, वृषण। ये जो होता है वृषण, तो देखिए ये जो है ये एक आशय में स्थित है। ये जो वृषण है एक आशय में स्थित है। इस आशय को क्या कहते हैं, तो इस आशय को हम कहते हैं वृषण कोश। तो याद रखेगा कि जो हमारा जो वृषण होता है ना, वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट याद रखेगा कि जो हमारा वृषण होता है ना, वृषण कोश में स्थित होता है। और यहाँ पे पॉइंट आता है कि कोश क्या होता है, तो नहीं कहा जाता है धनकोश। जैसे कि मतलब प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका एक धनकोश हुआ करता था, जो मतलब एक कोठरी हुआ करती थी। तो देखिए ये जो हमारा वृषण कोश है ना, यह एक कोठरी के समान संरचना ही है। तो जो वृषण पाया जाता है, कह लीजिए कि जो वृषण जिस कोश में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। तो याद रहेगा कि जो हमारा ये वृषण होता है ना, वृषण कोश में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, जिससे क्या होता है हमारा, देखिए ये क्या हुआ, हमारा वृषण कोश हुआ। ये देखिए जो वृषण होता है ना, वृषण में कहाँ पाई जाती है, ये जो हमारा वृषण होता है, वृषण में शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, ये क्या होता है, जो वृषण होता है वृषण में शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं, शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं। इन शुक्र नलिकाओं में हमारे जननिक उपकलाएं पाई जाती है। ठीक, उपकला उत्तर कह लीजिए या फिर कुछ न कह लीजिए, किसी का पाई जाती है, जननिक उपकला पाई जाती है, जननिक उपकला पाई जाती है, जननिक उपकला पाई जाती है। ये जो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा मतलब देखिए, इसमें से अगर आप बस एक नली को काट लोगे ना, तो इस नली को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी नली होती है इस नली को हम क्या कहते हैं, शुक्र नली कहते हैं। ठीक, और ये जो शुक्र नली होता है ना, मान लीजिए कि ये जो हमारा पूरा ये जो देख रहे हैं, ये जो पूरा ना गुच्छे समान संरचना देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ना वृषक जालक। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, वृषक, इसे क्या कहा जाता है, वृषक जालक। जो वृषक जालक होता है ये हमारे वृषक नलिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये जो वृषक नलिकाएं होती है ना, ये क्या होती हैं, जो वृषक नलिकाएं होती हैं, वृषक नलिकाएं में हमारी जननिक उपकलाएं पाई जाती हैं। जो जननिक उपकलाएं होती हैं, इन जननिक उपकलाओं में हमारा शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक, संपन्न होती है। क्या होती है, इसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इसमें हमारे शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है और इस शुक्र जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। ये क्या होता है, हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि जो हमारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है तो क्या होती है, तो कहिएगा कि जो हमारा वृषण होता है ना, वृषण में
ये क्या होता है निर्माण, ठीक। तो कहिएगा कि जो हमारा वृषण होता है ना, वृषण में वृषक जालक पाया जाता है। ये क्या होता है वृषण में वृषक जालक पाया जाता है। जो हमारा वृषक जालक होता है ये शुक्र नलिकाओं के द्वारा बना होता है। जो हमारे शुक्र नलिकाएं होती हैं, शुक्र नलिकाएं में हमारा क्या पाए जाते हैं, ये जो हमारा होता है शुक्र नलिका में हमारे जननिक उपकला पाई जाती है। और जननिक उपकला में हमारे शुक्र जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके तहत हमारे शुक्राणुओं का होता है निर्माण होता है। टॉपिक लिख लीजिएगा। और ना अगर मतलब वैसे लिखना हो ना विस्तार में तो बस हेडिंग डालिएगा हमारा वृषण डालिएगा कि जो वृषण होता है, वृषण से हमारे टेस्टोस्टेरोन का होता है निर्माण होता है। जो वृषण होता है, वृषण एक कोष में उपस्थित होता है, जिस कोष को हम वृषण कोष कहते हैं। जो वृषण होता है, वृषण में शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं। जो शुक्र नलिकाएं परस्पर मिल करके हमारे शुक्र जालक का निर्माण करती हैं, जो शुक्र जालक का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर जो शुक्र नलिकाएं होती हैं, शुक्र नलिकाएं में जननिक उपकला पाया जाता है। जो जननिक उपकला होता है उसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो हमारा वृषण होता है ना, वृषण जो मनुष्यों में एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक। याद रखिएगा कि जो हमारा वृषण होता है, वृषण मनुष्यों में एक जोड़ी पाया जाता है। अगर आप लड़के होंगे तो आप जानते होंगे कि वृषण में कितना पाया जा रहा है, ठीक। तो कहा जान लीजिएगा कि वृषण जो होता है ये क्या पाया जाता है, एक जोड़ी पाया जाता है। ये क्या होता है, जो हमारा वृषण होता है ये वृषण एक जोड़ी मतलब एक इधर होता है और एक शायद एक मतलब उसके पीछे रहा होगा, चाहे इसी में अटैच रहता है शायद। तो क्या होता है, ये एक जोड़ी पाया जाता है वृषण मतलब मनुष्य में। इसके बाद ये देखिए जो हमारा वृषण होता है ना, अगर बात करें स्थिति मतलब जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारा अंडाणु होता है, अंडाणु हमारा जो ये होता है ना वृक्क के नीचे पाया जाता है, वैसे ही जो हमारा क्या होता है वृषण भी होता है ना, ये भी जो वृषण होता है, वृषण भी हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है, शरीर के बाहर पाया जाता है। ये वृषण कोश में स्थित होता है। साथ ही ये उधर गुहा के नीचे कर लीजिएगा कि अगर आपसे अगर हेडिंग डाल दीजिए स्थिति, ठीक, हेडिंग डाल दीजिएगा स्थिति अर्थात ये कहाँ पाया जाता है, तो लिख दीजिएगा कि जो हमारा वृषण होता है ना ये उदर गुहा के नीचे पाया जाता है, ठीक। ये क्या होता है, ये उदर गुहा के नीचे पाया जाता है, उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। ये उदर गुहा के नीचे पाया जाता है, ये उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा वृषण कोश होता है ना, वृषण कोश या फिर जो हमारा वृषक होता है, इसका जो तापमान होता है ये शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जो शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है या फिर ऐसा कौन सा जनन अंग है जिसका जो तापमान होता है ये शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो कहिएगा कि जो हमारा वृषण होता है, वृषण का तापमान इतना कम होता है। अब ये कम क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा वृषण होता है, वृषण में क्या होता है हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु को नमी चाहिए होती है उनके पालन पोषण के लिए, जीवित रहने के लिए ना ज़्यादा गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, तो उन्हें मतलब ठंड के लिए नहीं होता है, तो ठंड के लिए उन्हें ठंडापन चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर का तापमान वैसे नॉर्मल 47 डिग्री होता है, तो मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, तो जो हमारा ये हमारा जो वृषण होता है, वृषण का जो तापमान होता है लगभग हमारे 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। कह लीजिए कि मतलब ना शरीर के तापमान से बस सिंपल याद रहेगा कि जो वृषण का तापमान होता है ये शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और कम ये क्यों होता है, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो इसका तापमान होता है लगभग 2 से 3 डिग्री का होता है सेल्सियस, ये कम होता है। ये हमारा हुआ वृषण। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो वृषण है, वृषण के ऊपर एक पाई जा रही है, ये एक संरचना पाई जा रही है। इसे ये जो क्या होती है वृषण के ऊपर क्या होती है, एक संरचना पाई जा रही है। इस संरचना को हम कहते हैं अधिवृषण, ठीक। मिटाने वाला तो भूल गई, ये सॉरी। क्या हुआ देखिए, ये हमारा वृषण समझ में आया होगा ना, मतलब एक बार और से देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आ गया होगा इसमें, बस ना अगर आप इसको मतलब इसको देख रहे हो ना, बस इसको समझ लीजिए, इसके डायग्राम को समझ कर आप पूरा लिख दोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वृषण कोश से पाया जा रहा है, ये उधर गुहा के नीचे स्थित है, इसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। शुक्राणु का निर्माण कैसे हो रहा है, तो जो इसमें जो वृषक है, वृषक जाल है, वृषक जाल में है ये क्या होता है वृषक जाल हो, जो वृषक जाल है शुक्र नलिकाओं से बना होता है। जो शुक्र नलिकाएं होती है इसमें जननिक उपकला पाया जाता है। जननिक उपकला में हमारे शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, जिससे के तहत हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। बस बात खत्म। तो बस इसमें ना हेड का इसका डायग्राम है। अगर ना किसी भी मतलब अगर आप मान लीजिए बायोलॉजी पढ़ो तो बायोलॉजी एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो इतना इसमें थ्योरी मतलब थ्योरी नहीं, इसमें इतना एक्सप्रेशन होता है ना कि समझ में नहीं आता है।
तो बायोलॉजी को पढ़ना है ना, तो ये देखिए बायोलॉजी का जो डायग्राम होता है ना, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो जो उसके बारे में जितना है ना उतना आप बहुत इजीली लिख लोगे। रटने से अच्छा होता है कि किसी की भी डायग्राम को अच्छे से समझ लिया जाए। अगर आप ब्रिस्टल के डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे ना, तो इतना जितना मैंने टॉपिक बताया उतना आपको टॉपिक पढ़ने में 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। तो ये मतलब कह लीजिए कि जो हमारा बायोलॉजी उतना है ना, बायोलॉजी का बेस होता है उसका डायग्राम। अगर डायग्राम समझ लिया तो सब लिखना बहुत ईजी होता है। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक आता है, हमारा अधिवृषण आता है। ठीक, देखिए हमारा क्या हुआ, सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है, अधिवृषण होता है। हमारा सेकेंड पार्ट क्या हुआ इसका, अधिवृषण। अधिवृषण आप देख रहे हो ना कि ये जो हमारा वृषण है ना, वृषण से कुछ ना कुछ इसमें नलिकाएं निकली हैं, तभी तो इसका यहाँ पर अधिवृषण का निर्माण हुआ है। तो याद रखेगा कि जो अधिवृषण का निर्माण होता है ना, ये वृषण से निकली हुई अपवाह नलिकाओं के, अपवाही या फिर अपवाह नलिकाओं के द्वारा होता है। ठीक, क्या होता है, अपवाह नलिकाओं के द्वारा होता है। अपवाह नलिकाओं के द्वारा होता है। ठीक, याद रखेगा कि जो हमारा अधिवृषण होता है ना, अधिवृषण का निर्माण वृषण से निकली हुई, ये जो वृषण होता है ना, वृषण से निकली हुई क्या होती है, अपवाह नलिकाओं के द्वारा होता है। ये जो हमारा अधिवृषण होता है ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, ये क्या होता है, जो हमारा अधिवृषण होता है ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये क्या होता है, हमारा 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप देख रहे हो कि जो वृषण है ना, वृषण एक संरचना के समान, अगर हम चाहें तो इसे कई भागों में बांट सकते हैं। तो याद रखेगा कि जो हमारा वृषण होता है ना, वृषण हमारे 3 भागों में विभक्त होता है। कितने, जो हमारा वृषण होता है, हमारा वृषण 3 भागों में विभक्त होता है। इसमें जो हमारा पहला भाग होता है ये 3 भागों में विभक्त होता है। ये 3 भागों में विभक्त होता है। इसमें जो इसका पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट को हम कहते हैं जैसे हमारा शरीर होता है ना, या फिर मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव के समान आप समझ लीजिए। उनका जो सिर, मतलब उनका जो शरीर होता है 3 भागों में विभक्त होता है। पहला तो उनका क्या होता है, सिर होता है, फिर उसका उदर होता है, और नीचे का क्या होता है, तो उसका पूंछ होता है। वैसे ही जो हमारा अधिवृषण होता है, अधिवृषण का भी 3 पार्ट में विभक्त होता है। इसका जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट को हम कहते हैं सिर। जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड को हम कहते हैं उदर। और जो शायद सेकेंड बोलती है का नहीं, काय मतलब शरीर, जैसे कि हमारा नहीं है शरीर है और काय है, उसके बाद क्या होता है, पूंछ होता है। हमारा का पैर होता है तो इसका क्या होता है, पूंछ होता है। ठीक, इसका क्या होता है, पूंछ। तो हमारा जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण भी 3 भागों में विभक्त होता है। इसका जो पहला भाग होता है, इसका पहला भाग सिर होता है। जो दूसरा भाग होता है इससे हम काय कहते हैं, और इसका क्या होता है, हमारा पूंछ होता है। इसमें सबसे मेन पॉइंट याद रखा कि इससे क्या होती है, हमारे शुक्र नलिका निकली होती है। ठीक, इससे क्या होती है, शुक्र नलिका निकली होती है। इसे क्या होती है, शुक्र नलिका निकली होती है। अब शुक्र नलिका क्या करेगा, तो शुक्राणु का वाहन निकलेगा। शुक्र नलिका, शुक्र मतलब शुक्राणु और नलिका मतलब शुक्र, यह शुक्र नलिका नहीं, शुक्र वाहिनी। इससे क्या होती है, हमारी शुक्र वाहिनी निकली होती है। इससे हमारी शुक्र वाहिनी निकली होती है। ये क्या होती है, ये हमारी ना शुक्र वाहिनी निकली होती है। ये जो होती है शुक्र वाहिनी, और जो शुक्र वाहिनी होती है क्या करती है, शुक्रवाहिनी क्या करती है, तो शुक्राणु का वाहन करके कहाँ ले जाती है, हमारे ये मूत्र मार्ग तक लेकर जाती है। ठीक, ये क्या हुआ, हमारा अधिवृषण। अधिवृषण के बाद हमारा ये जो शुक्राणु मतलब शुक्र नलिका भी डाल लीजिएगा कि जो शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्राणुओं का क्या करता है, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग या फिर जो हमारा जनन छिद्र होता है ना, जनन छिद्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद हमारा आता है, ये हमारा क्या हुआ, शुक्र नलिका। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ से हमारा जो शुक्राणु हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ, यहाँ से अधिवृषण का निर्माण हुआ। अधिवृषण से हो गया, यहाँ से हमारा जो शुक्राणु हुआ, शुक्राणु यहाँ से पहुँच करके हमारे कहाँ गया, चला गया शुक्राशय में चला गया। ये क्या हुआ, हमारा ये क्या होता है, शुक्राशय। ठीक, तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट बनता है इसका क्या होता है, हमारा शुक्राशय। वैसे पटाखा वटाखा फूट रहा है, दिवाली थी तो दिवाली अच्छा, मतलब आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे से मनाया होगा। ठीक, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ लीजिए। इसके बाद हमारा इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है, शुक्राशय। ठीक, क्या होता है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय, अब शुक्राशय के नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि शुक्राशय क्या होगा। आपको स्पष्ट है ना शुक्राशय क्या होगा, तो शुक्र मतलब मान लीजिए शुक्राणु और आशय मतलब घर। तो शुक्राणु जहाँ मतलब देखिए यहाँ पर तो ये क्या होता है, फैक्ट्री जैसे नहीं होता है, किसी फैक्ट्री में किसी वस्तु का निर्माण होता है। निर्माण तो कहीं और होता है, उसके जो भंडारण होती है ना, भंडारण की प्रक्रिया कैसे कहीं और होती है। जैसे कि जो हमारा ये यकृत होता है, तो यकृत में हमारे पित्त का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारा पित्ताशय होता है, पित्ताशय में जो क्या बोलते हैं उसे,
जो पित्त होता है, पित्त का स्टोरेज होता है। वैसे ही जो हमारे यहाँ पर ना जो वृषण होता है, वृषण से हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन जो इसका स्टोरेज होता है ये हमारे शुक्राशय में होता है। तो याद रखा कि जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय में जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय में हमारे शुक्राणुओं का स्टोरेज होता है। स्टोरेज को हिंदी में क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का क्या होता है, स्टोरेज होता है। शुक्राणु का स्टोरेज होता है, शुक्राणु का क्या होता है, ये हमारा स्टोरेज होता है, मतलब उसमें भंडारण की प्रक्रिया होती है। उसमें जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु रहते हैं। ये जो शुक्राशय होता है ना, शुक्राशय से एक हल्का पीला क्षारीय पदार्थ निकलता है। ठीक, ये क्या करता है, इससे एक हल्का पीला क्षारीय पदार्थ निकलता है। इससे एक हल्का पीला क्षारीय पदार्थ निकलता है। ये जो हल्का पीला क्षारीय पदार्थ होता है ना, ये हमारा जो शुक्राणु होता है, ये जो हल्का पीला पदार्थ होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, ये शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ये शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ये शुक्राणु को क्या करता है, गति प्रदान करता है। और जो शुक्राणु याद है यहाँ पर मेन पॉइंट, आप सोचते होगे ना कि ये जो वीर्य होता है, वीर्य क्या होता है। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी कि आखिर वीर्य होता क्या है। तो याद रखिएगा ना कि ये जो हल्का पीला पदार्थ है, हल्का पीला क्षारीय पदार्थ है, और जो शुक्राणु है, यही दोनों मिल करके हमारे वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अब स्पष्ट मतलब आपको समझ में आएगा कि वीर्य क्या होता है। तो याद रहेगा कि जो हमारा हल्का क्षारीय पीला पदार्थ होता है ना, ये और जो शुक्राणु होते हैं, ये दोनों परस्पर मिल करके, जो कि शुक्राणु गति प्रदान करता है, ये दोनों मिल करके हमारे वीर्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके बाद इसमें बस 3 पॉइंट याद रखा क्या होता है, ये शुक्राणु का स्टोरेज करता है। इसमें एक हल्का क्षारीय पदार्थ होता है जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, और ये जो हल्का पीला क्षारीय पदार्थ होता है ना, ये शुक्राणुओं से मिल करके वीर्य का निर्माण करता है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेगा कि ये जो हमारा शुक्राशय होता है, शुक्राशय से एक छोटी सी नलिका निकली होती है। यहाँ से एक छोटी सी क्या होती है, यहाँ से एक छोटी सी नलिका निकली होती है। जो हमारा शुक्राशय होता है ना, शुक्राशय से एक छोटी सी नलिका निकली होती है। जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय से एक छोटी सी नलिका निकली होती है। जो ये हमारा होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेट ग्रंथि अधिवृषण। जो शुक्र नलिका होती है ना, ये जो यहाँ से ना एक छोटी सी नलिका निकली होती है, जो शुक्र नलिका से मिल करके, ठीक है, एक छोटी सी नलिका निकली होती है। जो हमारा शुक्राशय होता है ना, शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय से एक छोटी सी नलिका निकली होती है, जो शुक्राशय से मिल करके क्या होती है, जो शुक्राशय से निकलने वाली छोटी नलिका ये क्या होता है, देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से एक छोटी सी नलिका निकली होती है। और ये हमारी कौन सी नली होती है, शुक्रवाहिनी होती है ना। शुक्र नलिका तो यहाँ पे पाई जाती है। तो जो एक छोटी सी यहाँ से निकली हुई नलिका होती है ना, ये शुक्रवाहिनी से मिलकर एक छोटी सी नलिका होती है, जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है ना, शुक्रवाहिनी से मिल करके हमारी अस्खलन नलिका का निर्माण करते हैं। इस नली को हम कहते हैं अस्खलन नलिका। ये क्या करती है, अस्खलन नलिका का निर्माण करती है, अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। आपसे कोई पूछे ना कि बताइए कि जो हमारे अस्खलन नलिका होता है, अस्खलन नलिका का निर्माण कैसे होता है, तो कहिएगा कि जो हमारा शुक्राशय होता है ना, शुक्राशय से छोटी सी नलिका निकली होती है, जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी से मिल करके हमारे यहाँ से मतलब शुक्राशय की छोटी सी नलिका और जो हमारा ये शुक्रवाहिनी होती है, दोनों मिल करके हमारी अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। और जो हमारा अस्खलन नलिका होती है ना, ये जो हमारी अस्खलन नलिका ये जो हमारी क्या होती है, अस्खलन नलिका होती है। ये अस्खलन नलिका, ये शुक्राशय, चूंकि जो अस्खलन नलिका है ये शुक्राशय की छोटी सी नली से बनी है, तो ये क्या होती है, ये शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ पर बना हमारा जो शुक्राणु कहाँ बना, तो शुक्राणु हमारा बना था हमारा वृषण में, लेकिन मूत्र मार्ग तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो हमारी क्या होती है, अस्खलन नलिका होती है। यहाँ पर मेन पॉइंट याद रहेगा कि जो हमारा शुक्राणु होता है ना, जो हमारा शुक्राणु होता है, ये मूत्र मार्ग में अस्खलन नलिका के द्वारा पहुंचता है, अस्खलन नलिका के द्वारा पहुंचता है, अस्खलन नलिका के द्वारा पहुंचता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ठीक, क्या होता है, ये हमारे अस्खलन नलिका के द्वारा पहुंचता है, अस्खलन नलिका के द्वारा पहुंचता क्या होता है, ये यहाँ पर अस्खलन नलिका का निर्माण होता है। और अस्खलन नलिका के तहत जो हमारा अब यहाँ से इसको मार्ग मिल गया, देखिए यहाँ पर शुक्राशय था, शुक्राशय से एक छोटी सी नलिका निकली, ठीक,
और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा मूत्रवाहिनी थी और यहाँ पर दोनों ने मिलकर के एक अस्खलन नलिका का निर्माण किया। और जो अस्खलन नलिका है ये हमारे मूत्र मार्ग में खुल गई है। ये हमारा क्या हुआ, मूत्राशय से एक नली आ रही है। ठीक, मूत्राशय से यहाँ पर एक नली आ रही है। तो इस मूत्राशय से जब ये नली आ रही है तो इस नली को हम क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे। ये नली हमारी क्या होती है, मूत्र मार्ग होती है। और यहाँ से ये अस्खलन नलिका इसमें अटैच हो जाती है जो हमारे शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचाने का कार्य करती है। तो आप देख रहे हो, इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट लास्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पुरुषों का शिश्न। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो हमारा ये बच्चा हमारा शिश्न। ठीक, इसका जो लास्ट पता नहीं कितना होगा। ठीक, ये क्या होता है, हमारा शिश्न होता है। अब देखिए ये शिश्न क्या होता है, तो जो शिश्न होता है ना, ये जो मतलब ये क्या होता है, ये एक पेशीय और रुधिर से बनी हुई संरचना होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा कि जो हमारा शिश्न होता है ना, शिश्न का होता है यह एक पेशी और रुधिर की संरचना होती है। पेशी और रुधिर से बनी हुई एक संरचना होती है। ठीक, इसका जो निर्माण होता है ये हमारे पेशीय और रुधिर से होता है। पेशीय और रुधिर से होता है। जो हमारा शिश्न होता है, शिश्न का जो निर्माण होता है ये हमारे पेशीय और क्या होता है, रुधिर से निर्माण होता है। ये जो शिश्न होता है ना, ये मूत्र मार्ग और जो हमारा शुक्रास्खलन नल का ये जो होता है ना, मूत्र मार्ग का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें हमारे ये जो होता है ये शुक्राणु और मूत्र दोनों को बाहर निकालने का मार्ग होता है। जो हमारा शिश्न होता है, शिश्न क्या होता है, तो हमारे शुक्राणु और जो हमारा मूत्र होता है दोनों को बाहर निकालने का क्या होता है, ये मार्ग होता है। अब समझते होंगे मूत्र कहाँ से निकलता है, शिश्न जो लड़के होते हैं लड़कों मूत्र कहाँ शिश्न से निकलता है। और जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु उसी से निकलते होंगे। जानते मतलब देखे तो नहीं है लेकिन निकलते तो उसी से होंगे ना। अब कहाँ इसको स्थान है, अब यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। तो याद रहेगा कि जो हमारा ये क्या कहते हैं इसे, जो शिश्न होता है, शिश्न हमारे मूत्र और शुक्राणु दोनों का निकालने का मार्ग होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट याद रहे, सेकेंड पॉइंट याद रहेगा कि जो शिश्न होता है ये शिश्न मूत्र और क्या होता है, शुक्राणुओं के बाहर निकलने का स्थान होता है। शुक्राणुओं के बाहर निकलने का मार्ग होता है। बाहर निकलने का क्या होता है, ये हमारा मार्ग होता है। कौन सा, तो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा शिश्न में एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। याद रहेगा कि शिश्न के में एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। शिश्न में एक जनन छिद्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। अब देख रहे हो कि यहाँ पर अब क्या हुआ, हमारा शुक्राणु शरीर से बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या हुआ, शुक्राणु शरीर से बाहर निकल गया। शुक्राणु शरीर से बाहर निकल गया किसके द्वारा, तो हमारे जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकल गया। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो नर जनन तंत्र हुआ, नर जनन तंत्र की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें जो हमारा जो शुक्राणु था, शुक्राणु का जो जनन हुआ ये हमारे वृषण में हुआ। जो वृषण था ये एक वृषण कोष में स्थित था। जो वृषण कोष होता है ये हमारे उधर गुहा के नीचे स्थित होता है। जो हमारा वृषण होता है, वृषण में हमारे वृषक जो मतलब शुक्र नलिकाएं पाई जाती है। शुक्र नलिकाओं में हमारी जननी उपकला पाई जाती है। जननी उपकला में हमारे शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है जिससे हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो हमारी शुक्र नलिकाएं होती हैं, मतलब कह लीजिए कि जो वृषण होता है, वृषण बहुत छोटे छोटे मतलब नलिकाएं पाई जाती है जिसे शुक्र नलिका कहते हैं। और यहाँ पर जो शुक्र नलिकाएं होती हैं ये परस्पर मिलकर के हमारे शुक्र जालक का निर्माण करती हैं, वृषण जालक का निर्माण करती हैं। जो हमारी शुक्र नलिकाएं होती हैं, शुक्र नलिकाएं परस्पर मिलकर के हमारे वृषण जालक का निर्माण करती हैं। और वृषण जालक से एक अपवाह नलिका निकली हुई होती है जिससे हमारे अधिवृषण का निर्माण होता है। अधिवृषण जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। इसका जो पहला भाग होता है इसे हम सिर कहते हैं। जो सेकंड भाग होता है, सेकंड भाग को हम काय कहते हैं। जो थर्ड भाग होता है, थर्ड भाग को हम पूंछ कहते हैं। इसके अलावा इससे एक नली निकली होती है, इस नली को हम कहते हैं शुक्र नलिका। जो शुक्र नलिका होती है कहाँ से, वृषण से निकली होती है। क्योंकि वृषण का निर्माण इसमें हुआ है तो वृषण से शुक्र नलिका निकली होती है। तो जो शुक्रवाहिनी निकली होती है, जो शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुँचाती है। और जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय में क्या होता है, जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय में एक हल्का पीला क्षारीय पदार्थ होता है जो शुक्राणु गति प्रदान करता है। और जो ये हल्का पीला क्षारीय पदार्थ होता है ये दोनों, और जो हमारा शुक्राणु होता है दोनों मिल करके हमारे वीर्य का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो हमारा शुक्राशय होता है, शुक्राशय से एक छोटी सी नलिका निकली होती है। और जो हमारी मूत्रवाहिनी होती है, ये छोटी सी नलिका और मूत्रवाहिनी दोनों मिल करके हमारी अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। जो अस्खलन नलिका होती है ये हमारे शुक्राशय को
यहाँ पर जो हमारी अस्खलन नलिका होती है ये हमारे शुक्राशय को क्या करती है, हमारे मूत्र मार्ग जोड़ देती है, और जो मूत्र मार्ग होता है ये शिश्न में खुलता है। तो इस तरह जो हमारा मूत्र और जो हमारा शुक्राणु हुआ दोनों के निकलने का स्थान हमारा शिश्न होता है। शिश्न में एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को हम जनन छिद्र कहते हैं, जिसके द्वारा हमारा मूत्र और जो हमारा मूत्र छोड़ दीजिए, मूत्र को हमने पहले पढ़ लिया है, तो क्या होता है शुक्राणु शरीर से बाहर निकले, इस छिद्र को हम जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर इसका सबसे लास्ट पार्ट देख लीजिएगा, सहायक ग्रंथियां। ठीक, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, क्या हमारी सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, जैसे कि हमने मतलब महिलाओं में देखा था, तो महिलाओं में कितनी ग्रंथियां थी ना, पेरिनियल और बार्थोलिन। वैसे ही जो हमारा सहायक ग्रंथि, जो हमारा नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र में 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। इसमें जो हमारी पहली ग्रंथि होती है, पहली ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेट कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस ग्रंथि को कहते हैं प्रोटेस्टेट। पहली ग्रंथि को हम कहते हैं प्रोटेस्टेट। ठीक, जो हमारे सेकंड होती है, सेकंड को हम कहते हैं काउपर। और जो हमारी थर्ड होती है, थर्ड को हम कहते हैं पेरिनियल। ये जो महिला में पाई जाती है ना, उसी मतलब उसी टाइप की थी, पेरिनियल। क्या होती है हमारी, पेरिनियल। ठीक, पेरिनियल। तो ये क्या हुआ हमारा, इसमें सहायक ग्रंथि होती है, क्या होती है, तो वीर्य का निर्माण करती है, जो हमारा क्या होता है उससे गति प्रदान करती हैं और पुरुष को पुरुष बनाती हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ पर 3 सहायक ग्रंथि होती है। इसमें जो हमारी पहली ग्रंथि होती है, पहली ग्रंथि को हम कहते हैं प्रोटोस्टेट। जो हमारी सेकंड ग्रंथि होती है, सेकंड ग्रंथि को हम कहते हैं काउपर। और जो हमारी थर्ड ग्रंथि होती है, थर्ड ग्रंथि को हम कहते हैं पेरेनियल। तो आज हमारा जो नर जनन तंत्र हुआ यह समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर नर जनन तंत्र या फिर जो माँ जनन तंत्र होता है ना, इसको समझने का सबसे बेस्ट टॉपिक है कि इसकी आप फिगर को समझ लीजिए। जब आप फिगर को समझ लोगे ना, तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक को आप इजीली लिख लोगे। क्योंकि किसी भी पार्ट, किसी भी मतलब जो थ्योरी होती है, या फिर कह लीजिए कोई भी ना जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट डायग्राम पर ही स्थित होता है। अगर किसी के डायग्राम को समझ लिया जाए ना, तो उसमें पाए जाने वाले जितने टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स को बहुत इजीली समझा जा सकता है। ठीक, तो पहले डायग्राम को यहाँ पर बनाना सीख लीजिए और डायग्राम को देख लीजिए कि डायग्राम क्या कर रहा है। डायग्राम को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। डायग्राम को जब समझ लोगे ना, तो वहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए या फिर इसमें जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाया है, उसको भी आप इजीली कवर कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर।